हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप मेघवाल और मैं आज आपके लिए लाया हूँ पदार्थ की अवस्था नामक चैप्टर। उसमें हमने भाग 1 और भाग 2 में पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में कुछ चर्चा की थी। आज हम करेंगे कि पदार्थ की अवस्थाओं पर ताप और दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। साथ के साथ हम वाष्पीकरण के बारे में भी देखेंगे। तो पदार्थ की अवस्थाओं पर ताप व दाब का प्रभाव, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे एक डायग्राम के माध्यम से पदार्थ की अवस्थाओं में ताप व दाब का प्रभाव देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी अवस्था पढ़ी थी हमने? टॉस। एक पढ़ी थी हमने द्रव्य और एक क्या पढ़ी थी? गैस। तो सबसे पहले टॉस। टॉस द्रव में कब बदलता है? जब टॉस को अत्यधिक ताप पर क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। तो किस में बदल जाता है? द्रव में। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? या तो पिघलना बोल देंगे या क्या बोल देंगे? संगलन यानी गलना। क्या बोलेंगे इसको? संगलन यानी गलना। दूसरी बात, जब द्रव को भी गर्म किया जाता है यानी टॉस को गर्म किया, द्रव में बदल गया। अब द्रव को गर्म करेंगे तो किस में बदल जाएगा? गैस में। तो इसको क्या बोलेंगे? वाष्पन। क्या बोलते हैं इसको? वाष्पन या वाष्पीकरण। वाष्पन या वाष्पीकरण बोलेंगे। या फिर इसी को बोलते हैं क्वथन। क्या बोलते हैं? क्वथन, ठीक है। और जब गैस, अब ये तो हो गया ताप देंगे तब, यानी इसको गर्म करेंगे तब टॉस से द्रव में, द्रव से गैस में बदल जाएगा। लेकिन जब इसको ठंडा करेंगे यानी इसको क्या करेंगे? दाब देंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे। जब गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाया जाए तो इकट्ठी हो जाएगी, यानी इसके कण क्या हो जाएंगे? इकट्ठे। तो किसमें बदलने लग जाएगी? द्रव में। इस क्रिया को बोलते हैं संघनन। क्या बोलते हैं? संघनन। और जब द्रव को और अधिक ठंडा किया जाता है या दाब दिया जाता है, किसमें बदल जाता है? टॉस को। इसको क्या बोलते हैं? हिमीकरण। हिमीकरण या जमना। क्या बोलते हैं इसको? या बोलते हैं जमना। दूसरी बात, जब कोई ठोस द्रव में बदलेगा फिर किस में बदलेगा? गैस में। लेकिन जब कोई ठोस बिना द्रव में बदले किस में बदल जाए? डायरेक्ट गैस में। इसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। इसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। और जब गैस से ठोस में बदलता है तो एक निक्षेप बनता है, इसी कारण इसको निक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? निक्षेपण। तो हमने क्या क्या क्रिया पढ़ी? एक पढ़ी संगलन यानी पिघलना, दूसरी पढ़ी वाष्पन या वाष्पीकरण या क्वथन, तीसरी पढ़ी ऊर्ध्वपातन। साथ के साथ संगलन और हिमीकरण ये भी पढ़ा है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ताप का प्रभाव। ताप के प्रभाव में टॉस से द्रव पे बदलने को क्या बोलते हैं? तो टॉस से द्रव में बदलेगा जिसको क्या बोलेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे हम संगणन किसे कहते हैं? संगलन। संगणन ही संगलन। संगलन का दूसरा नाम क्या है? पिघलना। यानी कोई भी ठोस पदार्थ है वह ताप पाकर क्या होता है? पिघलता है। क्या होता है? पिघलता है। इसको क्या बोलते हैं? पिघलना। यानी ठोस पदार्थ का द्रव अवस्था में बदलना है, क्या कहलाता है? संगलन। ठोस पदार्थ का किसमें बदलना? द्रव अवस्था में। यानी पदार्थ का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? संगलन या पिघलना। यानी ठोस अवस्था या ठोस पदार्थ का द्रव अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? संगलन या पिघलना। जब ठोस से द्रव में बदलता है तो इसके लिए किसकी जरूरत होती है? एक ताप की। क्या बोल किसकी जरूरत होती है? एक ताप की। तो जब ये ताप दिया जाता है तो जो ठोस के कण होते हैं पहले बहुत पास पास होते हैं, जब इसको ताप दिया जाएगा ठोस को तो एक कण दूर दूर होने लगेंगे। दूर दूर होने पर इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा बढ़ने पर किसमें बदल जाते हैं? द्रव अवस्था में। इसी में एक कॉन्सेप्ट होता है किस ताप पर पिघल रहे हैं, यानी कितने ताप की जरूरत है जब कोई ठोस द्रव में बदलेगा। तो उसी पे बना है गलनांक। क्या बना है? गलनांक। तो पूछते हैं पेपर में गलनांक किसे कहते हैं? कि किसी भी ठोस पदार्थ का द्रव अवस्था में बदलने के लिए जितने न्यूनतम ताप की जरूरत होती है उसी को क्या बोलते हैं? गलनांक। यानी वह न्यूनतम ताप
वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में बदलता है। किसमें बदलता है? द्रव अवस्था में बदलता है। यानी कौन सा ताप? वह न्यूनतम ताप जिसपे कोई ठोस द्रव अवस्था में बदलता है क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? गलनांक कहलाता है। यानी वह न्यूनतम ताप जिसपे कोई ठोस द्रव अवस्था में बदलता है क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। जैसे हम जल का उदाहरण लेंगे तो इसमें एक है बर्फ। क्या है? बर्फ। बर्फ को द्रव में यानी किस में बदलना है? जल में। द्रव क्या है यहाँ पे? जल। जल में बदलने के लिए ताप की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? ताप की। तो यहाँ ताप का मान कितना रहेगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना रहेगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। या केल्विन में नापेंगे इसको कितना लिखेंगे? 273.15 केल्विन। 273.15 केल्विन। यानी वह न्यूनतम ताप जिसपे कोई ठोस द्रव अवस्था में बदलता है क्या कहलाता है? गलनांक। तो बर्फ का गलनांक कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन। कितना है? 273 केल्विन। इसके बाद ये तो हो गया ठोस से द्रव कैसे बना। अब देखेंगे द्रव से गैस कैसे बनती है। नंबर 2 पे वाष्पन। क्या बोला था हमने? क्या बोला था? वाष्पन या वाष्पीकरण या क्वथन। इसको क्या बोलेंगे? एक तो वाष्पन बोल देंगे या दूसरा नाम क्या लिखेंगे? क्वथन। क्या लिखेंगे? क्वथन। यानी कोई भी पदार्थ है वह किसी भी अवस्था से डायरेक्ट गैस अवस्था में बदलता है तो उसको हम बोलेंगे क्वथन या वाष्पन। यानी द्रव पदार्थ का, किसका? द्रव पदार्थ का। किस पदार्थ का? द्रव पदार्थ का गैस अवस्था में बदलना। किस अवस्था में बदलना? गैस अवस्था में बदलना। यानी द्रव पदार्थ का गैस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पन। क्या कहलाता है? वाष्पन। या इसी को क्या बोलते हैं? क्वथन। क्या बोलते हैं? क्वथन। क्वथन किसे कहेंगे? द्रव पदार्थ का गैस अवस्था में बदलना क्वथन कहलाता है। जबकि क्वथनांक किसे कहेंगे? अब यहाँ भी हमें ताप की जरूरत पड़ेगी। यानी द्रव को गैस में बदलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ताप की। वह न्यूनतम ताप जिसके द्वारा द्रव पदार्थ किस में बदल जाए? गैस अवस्था में। तो इसको क्या बोलेंगे? क्वथनांक। तो उस ताप को क्या बोलते हैं यहाँ पे? क्वथनांक। क्वथनांक की परिभाषा लिखेंगे। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ। किस पदार्थ की बात कर रहे हैं? द्रव पदार्थ। क्योंकि द्रव पदार्थ का ताप बढ़ाएंगे तो किसमें बदल जाएगा? गैस में। कोई द्रव पदार्थ गैस अवस्था में बदल जाता है। यानी कितना ताप लेंगे हम? जब कोई द्रव पदार्थ गैस अवस्था में बदल जाएगा तो उसी न्यूनतम ताप को, उस कम से कम ताप को क्या बोलेंगे हम? क्वथनांक कहते हैं। क्या बोलते हैं उसी को? क्वथनांक। अब आपने जल देखा होगा। जल का क्वथनांक यानी जल को कितना तेज गर्म करेंगे कि वो किसमें बदल जाए? गैस में। यानी वाष्प बन के उड़ने लग जाए। तो उसके लिए कितना तापमान लेंगे हम? ये पूछ लेते हैं। तो जल का क्वथनांक, पहले बर्फ का गलनांक देखा था हमने, तो अब देखेंगे जल का क्वथनांक। तो जल का क्वथनांक कितना होता है? या तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिख देंगे। यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड में जल क्या होता है? उबलने लग जाता है। यानी वाष्प बन के उड़ने लग जाता है। या केल्विन में 373.15
केल्विन। यानी इतने तापमान पर कोई भी जलने या कोई भी द्रव्य वो क्या करता है, वाष्प में बदलने लग जाता है। ये तो हो गया ताप का प्रभाव। अब इसी में एक अवस्था ऐसी है ऊर्ध्वपातन। तो पूछ लेता है ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं तथा इसके कुछ उदाहरण भी बताइए। तो हम पढ़ेंगे ऊर्ध्वपातन के बारे में। तीसरी स्थिति कैसी है हमारे पास ऊर्ध्वपातन की। तो हम पढ़ेंगे ऊर्ध्वपातन के बारे में। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, पहले तो हमने देखा था कोई ठोस द्रव में बदल रहा है, फिर द्रव से गैस में बदल रहा है। अब डायरेक्टर जैसे कोई भी पदार्थ है वो पहले किस में था, ठोस में। किस में था, ठोस में। ठोस से किस में बदला, द्रव में। किस में बदला, द्रव में। द्रव से किस में बदला, गैस में। किस में बदला, गैस में। जो ठोस से द्रव में बदला उसको तो हमने बोल दिया पिघलना या गलना, इसी से गलनांक निकला। दूसरा द्रव से गैस में बदला तो इसको हमने बोल दिया क्वथन या वाष्पन, इसी से क्वथनांक निकला। लेकिन अब कोई पदार्थ है वो ठोस है और डायरेक्ट किस में बदल रहा है, गैस में। किस में बदल रहा है, गैस में। वो किस में नहीं बदल रहा, द्रव में। तो ऐसे पदार्थ को क्या बोलेंगे हम, ऊर्ध्वपातित पदार्थ, या इसी घटना को क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं इसी घटना को, ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन किसे कहेंगे, कोई भी ठोस पदार्थ बिना द्रव में बदले डायरेक्ट किस में बदल जाता है, गैस में। तो उसी को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। यानी कोई भी ठोस पदार्थ किस किस अवस्था में नहीं मिलेगा, द्रव में। यानी बिना द्रव में बदले, किसमें बदले, बिना द्रव में बदले, सीधा डायरेक्ट सीधा किस अवस्था में बदल रहा है, गैस अवस्था में। किस अवस्था में बदल रहा है, गैस अवस्था में। गैस अवस्था में बदलता है। गैस अवस्था में बदलता है तो इसे ही क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन कहेंगे। यानी कोई भी ठोस पदार्थ बिना द्रव में बदले सीधा गैस अवस्था में बदलता है तो इसी को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। इसके कुछ उदाहरण लिखेंगे। ऊर्ध्वपातन का गुण कौन कौन से पदार्थ दर्शाते हैं। तो आपने कक्षा 9 में देखा होगा कपूर। कपूर क्या होता है कि उसमें एक परीक्षण करते हैं कि कपूर को एक प्लेट में रखते हैं, नीचे से गर्म करते हैं, ऊपर ढक देते हैं। तो जो कपूर होता है पहले द्रव में मतलब ठोस में रहता है, फिर वहां से डायरेक्ट गैस बन के ऊपर बूंदों के रूप में मतलब ठोस रूप में जम जाता है। यानी कपूर। एक होता है अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र रहता है NH4Cl। NH4Cl ये होता है अमोनियम क्लोराइड। एक होता है नेपथलीन। क्या होता है, नेपथलीन। ये होता है ऊर्ध्वपातन के उदाहरण। ठीक है, यह तो हो गया ताप का प्रभाव, यानी पदार्थ की अवस्थाओं के ताप के द्वारा कैसे बदला जा सकता है। ठोस से द्रव, द्रव से गैस। सबसे पहले हमने पढ़ा ठोस से द्रव में बदलेगा तब इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे गलनांक। तथा इसी से हमने क्या निकाला, गलनांक निकाला। यानी गलना है पिघलना बोलेंगे, इसलिए गलनांक निकाला। फिर द्रव से गैस में तो यहाँ पे हमें पाया क्वथनांक। क्या मिला, क्वथनांक। और इसी के नीचे लिखा हमने ऊर्ध्वपातन। ये 3 बातें हमने याद कर ली, याद हो जानी भी चाहिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे दाब का प्रभाव। दाब के प्रभाव में यहाँ देखो, ये ठोस था, ये ठोस से किस में बदला, द्रव में। द्रव से किस में बदला, गैस में। अब इस गैस को ठंडा किया जाएगा या दाब द्वारा प्रेशर लगाया जाएगा तो ये डायरेक्ट किस में बदल जाएगा, द्रव में। द्रव से किस में बदल जाएगा, ठोस में। तो इस गैस का इस द्रव में बदलना क्या कहलाता है, संघनन। क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। इसी को इसमें बदलना क्या कहलाता है,
हिमीकरण क्या कहलाता है? हिमीकरण। और इसी हिमीकरण से क्या निकलता है? अपना हिमांक। क्या निकलता है? हिमांक। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी, कल पढ़ेंगे आगे। धन्यवाद।